नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आर ओ ए आर ओ में जो विगत वर्ष में मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का सॉल्यूशन करने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले जो है वो 2010 में जो पूछा गया मैथ्स का प्रश्न है वो क्या है। क्वेश्चन है ए बी से 5 वर्ष छोटा है, तो अगर बी का उम्र हमें पता हो तो उसमें 5 माइनस कर देंगे तो ए का उम्र निकल जाएगा, लेकिन बी का तो पता ही नहीं है अभी। नेक्स्ट कह रहा है बी सी से 3 गुना बड़ा है, तो अगर सी का हमें पता है तो बी का एज निकालने के लिए हम सी वाले एज में 3 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का एज निकल जाएगा, लेकिन सी का भी पता नहीं है। आगे बोल रहा है यदि सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था, तो सी अगर 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था तो अब यानी 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 14 वर्ष का। तो इसलिए सी का एज निकल गया, और जब सी का एज निकल गया तो हम बी का एज निकाल लेंगे, क्योंकि बोला है कि बी का एज सी से 3 गुना बड़ा है। तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 42 आएगा। मैंने देखिए ऊपर में लिखा है इस तरह से। और जब बी का एज निकल गया 42 तो ए का भी निकल जाएगा, क्योंकि ए के बारे में कहा गया है कि ए बी से 5 वर्ष छोटा है। तो ए का है 42 और इससे हम 5 माइनस करेंगे अगर, तो हमें कितना आएगा 37 आएगा, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ए की आयु 6 वर्ष बाद क्या होगी। तो चूंकि ए की आयु अभी 37 ईयर है, इसलिए 6 वर्ष बाद 37 में 6 को ऐड करेंगे तो कुल मिला के 43 आएगा। इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। वैसे अलग तरीके से इसके सॉल्यूशन में भी बताया गया है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। जो कॉन्सेप्चुअल थी आसान तरीके से वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, यानी कि 216 किलोमीटर स्क्वायर है। और क्या है ये, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो उसका आयतन क्या होगा। कुल मिला के बात इतना है कि घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, बोला आयतन निकालो। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन के आयतन का फॉर्मूला ए क्यू होता है। तो क्या हमें, अच्छा यहाँ पर ए का मतलब होता है भुजा, जो भुजा है उसका वो होता है यहाँ पर। तो हमें ए पता है, ए पता नहीं है, लेकिन ए पता करने के लिए क्वेश्चन में एक चीज़ दिया हुआ है, वो क्या है, पृष्ठ का, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमें घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, और नहीं पता है तो याद कर लीजिए 6a² होता है। यहाँ पर ए वही भुजा है, तो 6a² इक्वल टू 216 ऐसे करके अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखिए कैसे निकला है, यहाँ मैं आपको निकाल के रखा हूँ, आप देख लीजिएगा। पीडीएफ वैसे टेलीग्राम में सारा मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। 6a² था, 216 था, 6 है यहाँ पे। तो अब ये साइड LHS से RHS साइड जाएगा तो साइड चेंज, तो साइन चेंज। अभी मल्टीप्लाई में है, अब ये डिवाइड में हो गया है। अब ये डिवाइड करेंगे 6 से 216 को तो 36 आएगा, यानी a² 36 है अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर a का 6 वैल्यू आ गया। और जब a का वैल्यू आ गया तो हमें भी पता है कि ए क्यू होता है घन का आयतन, तो ए क्यू यानी कि 6 का क्यू तो 216 आ जाएगा। और अब हमें देखना है कि 216 किस विकल्प में है, तो विकल्प सी में 216 है, इसलिए यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी सॉल्व किया गया है, उसी तरीके से सॉल्व किया गया है, लेकिन थोड़ा लेंदी एक्स वेक्स मान करके, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग था। फिर भी आप देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 10% ब्याज पर 2000 निवेशित किए गए हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है, अगर ऐसा आता है क्वेश्चन तो बहुत मतलब मज़ा है कि एकदम फिक्स हो जाएगा नंबर कि हाँ इतना तो उतना ही है। 10% ब्याज पर 2000 रुपये निवेशित किया गया, मतलब इन्वेस्टमेंट किया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 6 माह पर की गई है। तो देखिए एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो आपको पता ही होगा। मतलब दोनों में फ़र्क इतना है कि साधारण ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटरेस्ट हम एक बार कमाएंगे और वो अगर है तो उस पर भी लगेगा। कैसे देखते हैं, देखिए प्रति 6, अच्छा एक बात और बताना था कि जब ये देखिए 10% ब्याज पर दिया गया है ना, और प्रति 6 महीने कैलकुलेट होगा, तो ऐसे सामान्यतः 1 साल के लिए रहता है, लेकिन 6 महीना बोल दिया तो ब्याज का दर जो है आधा हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा। मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। तो 2000 रुपये निवेशित था, तो 2000 का 5% कितना होता है, 10% तो 200 होता है, लेकिन 5% है तो 100 रुपया हो गया। तो पहले 6 महीने में 2000 का 100 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा 6 महीना भी चाहिए, तो अब तो 2000 रुपये रहा नहीं ये निवेशित राशि, अब तो 2100 रुपये हो गए निवेशित राशि। तो इसका 5% कितना होगा, तो 10% 210 होगा और 5% 105 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो एक साल में 6 6 महीना पर 2 बार जो इंटरेस्ट दिया गया है, एक साल में 205 रुपये बढ़ गया। अब था कितना, 2000 था, तो अब कुल मिला कितना हो गया, 2205 रुपये। तो विकल्प डी में है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है।
अब इसमें वैसे ही आर वार मान करके बनाया है, तो सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा कौन आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है और इसको बाई ऑप्शन ही बना लेंगे। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 3/8 और 2/7 योग 370 है तो यह संख्या होगी। तो देखिए यह संख्या कौन होगी, तो ये चारों में से ही तो कोई ना कोई एक होगी, इतना ही तो पता ही है। अब करना क्या है, हमें मन में ही ये बोल करके जैसे भी थोड़ा सा रफ करके हमें ये चेक कर लेना है। एक बार 520 का 3/8 निकालिए और 2/7 निकालिए, दोनों को ऐड करके देखिए क्या 370 आ रहा है। अगर आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से फिर दूसरे वाले को भी देखिए, 3/8 540 का निकाल लीजिए और 2/7 निकाल लीजिए और देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों मिलाकर के 370 आ रहा है तो समझ लीजिए वही आंसर है। 500 का भी उसी तरीके से हम कर सकते हैं कि 3/8 एक बार निकाल लेंगे जो आया, और फिर 2/7 फिर 500 का निकालेंगे, दोनों मिला के ऐड करने पर जो आ रहा है अगर 370, समझ लीजिए वो आंसर है। फिलहाल ये आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले बोला है कि 3/8 निकालना है, तो 560 का 3/8 जब आप निकालेंगे तो 210 आएगा, ठीक है। अब कटिंग वटिंग तो आता ही होगा आपको, मतलब कैसे कैलकुलेट करना है। और 560 का फिर 2/7 निकालेंगे तो 160 आएगा। तो 210 और 160 को ऐड करेंगे 370 आ रहा है। यही पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा है जो जिसको दोनों योग करने में 370 आता है, तो यही डी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बाई ऑप्शन से ये बन जाता है। ये बात अलग है कि इसमें आपको डी नंबर में मिला है, यानी चारों चेक करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा ना कि पहले वाले में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या है। तो ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, ये क्लास 6-7 वाला याद आ रहा होगा कि एनसीईआरटी में जो है ना परिमेय संख्या, और जो जिसको a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। मतलब अंश और हर जो होता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो a/b के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे जिस जिस भी अंक को, तो समझ लीजिए वो क्या है, परिमेय संख्या है। और जिसको हम a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें जो उपलब्ध विकल्प है उसमें से 9 जो है, इसको भी हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि 9 के नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, ठीक है। और यहाँ तो 1/9 लिखा हुआ, ये a/b के फॉर्म में, तो ये तो होगा ही होगा। मतलब ये तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए ये भी परिमेय संख्या है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको a/b के फॉर्म में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सी नंबर है ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों, क्योंकि a/b के फॉर्म में ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। पीछे में कुत्ता भूख रहा है तो थोड़ा मैनेज कीजिए, क्योंकि वीडियो ये रात में शूट कर रहा हूँ, वो भी लाइब्रेरी में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्ड है ये क्वेश्चन, लेकिन कोई नहीं, फिर भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1/6 राइज टू द पावर 12 इंटू 8 राइज टू द पावर 25 इंटू 3/4 राइज टू द पावर 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब ऐसे गुणनखंड, मतलब इस नंबर के ऐसे खंड की संख्या ज्ञात करनी जो अभाज्य है, मतलब किसी से भाज्य नहीं होगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो एक्सपोनेंशियल का एक चैप्टर था, क्लास शायद 7-8 में भी है, तो एनसीईआरटी वाले में, तो उसमें से ये मतलब क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और शायद डिट्टो क्वेश्चन वही है एकदम। तो खैर अभी देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए जैसे जैसे इसमें सोल्यूशन किया है वैसे वैसे ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका ये था 1/6 राइज टू द पावर 12 इंटू 8 राइज टू द पावर 25 और 3/4 राइज टू द पावर 15। अब देखिए एक नियम होता है जिसके तहत कुल मिलाकर शायद 5 या 7 नियम है, उसी पर काम चलता है। खैर यहाँ पर आप देख लीजिए, इस 6 को हम 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर होगा। 6 ये भी है, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये भी 6 ही आएगा। ऊपर में तो था सो है ही, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये जो पावर है, इस 12 को पावर अगर 1 पर रखेंगे तो बात तो बराबर ही है, एक ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में फिर पावर ही आ गया अलग अलग से। अब ये 8 जो है यहाँ पे लिखा हुआ, इसको 2 राइज टू द पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2-3 बार। तो इसका मतलब ही तो ही हो गया ना, 8 ही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। ऊपर 25 था, 25 दे दिए। अब ये 3 था तो 3 यहाँ पर ऊपर आ गया है, और 4 यहाँ पर है तो राइज टू द पावर 2 लिख ही सकते हैं। और 15 था तो ऊपर वाला 15 और नीचे वाला 15। यहाँ पर 12 इसलिए नहीं दिए क्योंकि यहाँ पर देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का पावर 12 रहेगा तब पर भी वैल्यू एक ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर कहाँ गया पेन, हाँ। तो अब ये जो देखिए एक नियम होता है जिसके अगर ऊपर वाला जो स्क्वायर, मतलब स्क्वायर है बराबर, पावर जो है स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर तो 2 को बोलते हैं,
तो पावर है, और इसका जो पावर है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ऐसे 75 लिख सकते हैं। अब उसी तरीके से यहाँ पे जो 12 है लिखा हुआ, तो अलग अलग अभी हम 12 ऐसे लिख सकते हैं, यानी राइट टू द पावर 12। तो 3 का पावर 12, 2 का पावर 12, ठीक है, और यहाँ पर 75 हो गया। अब ये 3 का पावर ऐसे ही आ गया यहाँ पर। अब जिस तरह से इसको बाहर और अंदर वाला मल्टीप्लाई कर दिए पावर का, उसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 15 टू या 30 होता है, मतलब कि 15 दूना 30, तो यहाँ पर 30 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किए हैं। अब एक चीज़ ये है कि, एक मिनट, हाँ, एक चीज़ ये है कि अब ये जो ऊपर वाला पावर है ना, ये देखिए, ये वाला पावर और ये वाला पावर, तो कुल मिला करके हमें ये देखना है कि 2 पे पावर कितना है, मतलब 2 है ना यहाँ पे, तो 2 पे पावर सबसे पहले 75 था, तो ऊपर 75 लिख दिए, माइनस कर देना है कुल मिला के। तो यहाँ पर 2 पे पावर 30 है, तो यहाँ पे 30 लिख दिए, और यहाँ पे 12 था, यानी जो नीचे वाला था सबको माइनस कर दिए हैं ऊपर वाले से, ये क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1 है, तो ऊपर वाला जो था उससे नीचे वाला माइनस कर दिए यहाँ पे। जब आप माइनस करेंगे इस पूरे को, जो मैंने गोल किया अभी, तो 33 आएगा आपको, ठीक है। 3 पे पावर कितना था, तो 3 पे पावर देखिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 15 है। तो मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले से माइनस करते हैं नीचे वाले पावर को, तो ये 3 जो है न्यूमरेटर में है, यानी अंश में है, तो 3 है, 3 पे पावर 15 था, और ये डिनोमिनेटर में है ये वाला 3, तो इसलिए यानी हर में है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो 15 से 12 माइनस होगा तो ये 3 पे पावर 3 आ जाएगा, और ये इस तरह से ये वाला माइनस हुआ पार्ट, तो देखिए 33 आ गया है। तो 2 राइट टू द पावर 33 इंटू 3 राइट टू द पावर 3, इस तरह से आ गया। तो अब ये दोनों पावर को जोड़ने पर जितना आएगा वही आपका गुणनखंड होता है। तो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, यही तरीका सही होता है, तो प्रैक्टिस कर लेने से हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये सारा हो गया। अब देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है तथा उनका लसा, यानी लसा मतलब एलसीएम 660 है, तो छोटी संख्या बताना है। अब देखिए ये भी बाई ऑप्शन बनेगा, बाई ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी से बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन। कैसे बनेगा वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक बात तो तय है ना कि हमें कौन सा ढूंढना है, छोटी संख्या ढूंढना है, और तो जो अनुपात में छोटा होगा वही तो छोटी संख्या होगी, सीधी सीधी बात है, और जो अनुपात में बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी। और हमें पता है कि एलसीएम है, यानी कि एलसीएम है तो मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखिए 660 यहाँ पे है, कुल मिला के कितना है, 5 और ये क्या बोलते हैं, 5 और 6 है, तो 11 हो गया। अब जब हम इस तरह से निकालेंगे यहाँ पे 5 का वैल्यू, तो क्या होगा, ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो 660 है और चूंकि एलसीएम है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 इंटू 6 होगा, तो 30 कुल मिला करके ये है रेशियो में, और अंक में कितना है, 660 है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि 5 जो है सबसे छोटा वाला है, तो 5 को छोटा वाला है तो ऊपर रखते हैं, और कुल कितना है रेशियो यानी अनुपात, तो कुल 30 में अनुपात है। तो किसका हमें निकालना है, 660 का, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 110 आएगा। कैसे, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 22 इंटू 5 आ गया, और 22 को 5 बार जब आप पढ़ेंगे तो 110 आएगा, जो कि मैंने ऊपर में देखिए यहीं पे सॉल्व करके लिखा है, 5/30 गुने 660 यानी 110 आ रहा है, और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार रिपीट करके 10-10 सेकंड पीछे करके देखेंगे ना तो हो जाएगा। अब देखिए यही बात यहाँ पर भी बताया हुआ है, मैंने सिर्फ शॉर्ट में आपको बता दिया, यही बात यहाँ पर भी बताया हुआ है, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है इस साल का, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 संख्याओं के एक समुच्चय पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा संख्याएं 6, 14, 54 और 149 प्राप्त होगी। तो कौन सा ऐसा मतलब समुच्चय है उसे हमें पकड़ना है, ठीक है। अब देखिए कुल मिलाकर के, अब क्या पहला ऑप्शन दे रहा है इसके वर्ग में 1 जोड़ करके, तो इसका वर्ग में 1 जोड़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं प्राप्त होगा समुच्चय। मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ, और क्यों आया है ऐसे आंसर ये एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए इसका आंसर है डी, इसके वर्ग में 5 जोड़ करके। देखिए कैसे आ रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया है, मैं सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लिखा हुआ है 4 संख्याओं का एक समुच्चय, तो ये 4 संख्याओं का जो समुच्चय है ना, ये देखिए 5 है, ठीक है। इसमें कौन सी अभिक्रिया कराएं, मतलब कौन सा एक्शन कराएं इस चारों में से, ताकि हमें ये 6 पहले प्राप्त हो, फिर 14 प्राप्त हो, फिर 54 प्राप्त हो, फिर 149 प्राप्त हो। तो ये 5 में से ही ऐसा करेंगे तब होगा।
ये आपको कैसे पता चलेगा, चेक करेंगे तब, बाई ऑप्शन ये भी है। अब एक का अगर हम वर्ग करते हैं, ये जो पाँच, अच्छा इसके जो है ना ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आप करेगा। आप समझ लीजिए कोई अंक पूछ रहा है, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, और इसमें से पाँच में से एक जोड़ेंगे तो छः आ जाएगा, देखिए आ गया। फिर बोल रहा, फिर यहाँ पर देखेंगे तीन का स्क्वायर करते हैं, तो तीन का स्क्वायर जब करेंगे और पाँच में से जोड़ देंगे, पाँच में मतलब कितने का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, क्योंकि वर्ग बोल रहा है ना, तो तीन का स्क्वायर करेंगे 9 और पाँच जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा, यही 14 है यहाँ पर। फिर उसी तरीके से सात का अगर हम देखेंगे, सात का स्क्वायर करते हैं और पाँच जोड़ देते हैं तो 54 आ जाता है। फिर 12 का स्क्वायर करते हैं और पाँच जोड़ देते हैं मतलब 149 आ जाता है। मतलब एक अंक जो आपने चुन लिया है, कितने का भी स्क्वायर कीजिए, वर्ग कितने का भी कीजिए, लेकिन वही अंक जोड़ने पर ये वाला दिया हुआ नंबर आना चाहिए था, ऐसा पूछ रहा था। ठीक है, तो ये आपका आंसर है डी नंबर। ठीक है, अब 2013 वाला भी देख लेते हैं। कुल मिला के 6 वर्ष के पेपर हैं, तो एक वर्ष का तो देख लिया, 2010 वाला, 13 वाला देख लेते हैं, इसके बाद 4 साल का बच जाएगा। इसमें दो ही क्वेश्चन है मात्र। तो लिखा हुआ है कि कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। पिछली बार क्या था पेपर में, चक्रवृद्धि ब्याज, इस बार क्या आया, साधारण ब्याज। क्या समझ में आ रहा है कि ब्याज वाला चैप्टर बढ़िया से रिवीजन करके जाना है, पूछ देगा, कोई ठिकाना नहीं है, एकदम पूछ देगा, क्योंकि दोनों साल पूछ रहा है इसे। अब देखिए, कोई धन 5% वार्षिक, मतलब साधारण ब्याज है इसमें, मतलब ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा, तो कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तब देखिए सिंपल सा सोचने वाली बात है, मन में सोचने वाली बात है। 5% है, पाँच को कितना करेंगे ताकि ये 100 गुना हो जाएगा, पाँच को कितनी बार पढ़ेंगे ताकि ये 100 गुना हो जाएगा, क्योंकि दोगुना का मतलब तो 200 गुना हो जाता है। तो पाँच को जब आप 20 बार पढ़ेंगे तब आपको 200 गुना हो जाएगा, यानी 20 25 100 होता है। और 20 कौन से ऑप्शन में है, सी नंबर में ऑप्शन में है। तो यही आप किसी एग्जाम्पल से भी करके सोचेंगे तो पर भी वही हो जाएगा कि 5% किसी का, तो 100 रुपये का 5%, तो 100 रुपये का 5% 5 रुपया, तो एक साल में 5 रुपया, तो कितने साल बढ़ते 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 ये 100 रुपये बन जाएगा। तो 20 साल तक 5 5 रुपये मिलेगा ना, तो 100 का 200 हो जाएगा, 100 रुपये मूलधन और 100 रुपये ब्याज। नेक्स्ट, किसी गांव की जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से घटती रहती है, तो कोई बात नहीं, घटती रहे। यदि इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले 10,000 थी, तो इस समय इसकी जनसंख्या क्या होगी, और 20% की दर से घटता रहता है। तो देखिए 10,000 था ना, तो 10,000 में से पहले 20% निकालिए, 1 2 साल में पूछ रहा है ना, देखिए क्या लिखा, 2 वर्ष, तो ये 10,000 में 10,000 का 20% कितना होगा, 10,000 का 10% 1,000 होता है, 20% 2,000, तो एक वर्ष में तो 2,000 कम जाएगा। तो अब 2,000 जब कम गया 10,000 में से, तो अब कितना बचा है, 8 ही हज़ार बचा ना। अब फिर 8,000 में फिर 20% घटेगा दूसरे साल में, तो 8,000 का 10% 800 और 20% 1,600, तो फिर से अब 1,600 माइनस कर दीजिए। तो जब 1,600 माइनस करेंगे 8,000 में, तो कितना आएगा, कुल मिला के 6400 आ जाएगा। यही देखिए आंसर है यहाँ पर। ठीक है, डी नंबर। वैसे यहाँ पर भी कैलकुलेट किया है, थोड़ा अलग विधि से किया है। तो 2 साल का मैंने कर दिया, एक दो वीडियो और आएगा, इसमें से सारा कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का। ठीक है, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा, मैं मैथ्स पर पहली बार वीडियो बनाया हूँ, आप सुझाव जरूर दीजिए, और कुछ गलती हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। थैंक यू।